हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ राकेश और मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पाई टू मोल में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग स्क्रॉडिंजर इक्वेशन को पढ़ने वाले हैं। इस इक्वेशन को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको लेकर स्टूडेंट्स के बीच में हमेशा कन्फ्यूजन होता है, उनके मन में हमेशा डाउट रहता है। सो डोंट वरी, आज के वीडियो कंप्लीट देखने के बाद, इस सेशन को कंप्लीट देखने के बाद इट्स माय गारंटी कि आपके सारे डाउट सॉल्व हो जाएंगे। तो एक बार इस वीडियो के एंड तक जरूर देखना। तो अब ये इक्वेशन क्या है, इस इक्वेशन का इम्पोर्टेंस क्या है कि तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अपने फिजिक्स के दो ब्रांच हैं, एक अपना क्लासिकल फिजिक्स एंड सेकेंड वन इज क्वांटम फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स हम लोग माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। किसकी? माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट की। मींस जो अपने बड़े ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे अपना रनिंग कार हो गया, या जो अपने क्रिकेट बॉल हो गए, या ह्यूमन बॉडी हो गया, या सन के अराउंड जो अपने प्लैनेट्स के मोशन हो गए। ये सब जो अपने बड़े ऑब्जेक्ट होते हैं, इनके मोशन को ट्रैक करने के लिए, इनके मोशन को समझने के लिए हम लोग क्लासिकल फिजिक्स यूज करते हैं। अपने क्लासिकल फिजिक्स में हम लोग इनके मोशन को, इनके बिहेवियर को समझते हैं। लेकिन जो अपना क्वांटम फिजिक्स है, इसमें हम लोग जो अपने माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट होते हैं, जो अपने माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, जो अपने एटॉमिक लेवल पे ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ये जो अपने छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिसको हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, इनको समझने के हम लोग क्वांटम फिजिक्स का यूज करते हैं। क्वांटम फिजिक्स हम लोग इनके मोशन को, इनके बिहेवियर को समझते हैं। तो जो अपना क्लासिकल फिजिक्स है, जो अपने माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट होते हैं, इनके मोशन समझने के लिए हम लोग कौन सा इक्वेशन यूज करते हैं? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। जैसे फोर्स इक्वल टू एम ए, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस इक्वेशन को सॉल्व करके, इस इक्वेशन की हेल्प से हम लोग जो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट होते हैं, उनके मोशन को ट्रैक करते हैं, उनके मोशन के बिहेवियर को समझते हैं। उसी तरह जो अपना माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट होते हैं, इनके मोशन को समझने के लिए, इनके मोशन को ट्रैक करने के लिए हम लोग स्क्रॉडिंजर इक्वेशन का यूज करते हैं। इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग इस जैसे अपने इलेक्ट्रॉन्स है, इनका पोजीशन क्या होगा, इसका स्पीड क्या होगा, ये सब हम लोग स्क्रॉडिंजर इक्वेशन का यूज करके पता कर सकते हैं। तो जितना इम्पोर्टेंस अपने क्लासिकल फिजिक्स में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का है, उतना इम्पोर्टेंस अपने क्वांटम फिजिक्स में स्क्रॉडिंजर इक्वेशन का है। जितना इम्पोर्टेंस न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्लासिकल फिजिक्स में रखता है, उतना ही इम्पोर्टेंस स्क्रॉडिंजर इक्वेशन अपना क्वांटम फिजिक्स में रखता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी इक्वेशन को डिटेल में समझने वाले हैं। इसी इक्वेशन को हम लोग डिटेल में इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अब ऑनेस्टली बात करें तो इस इक्वेशन को कंप्लीट समझने के लिए आप लोगों को हायर लेवल मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ने वाली है। मींस जो मैथमेटिक्स आप लोग इंजीनियरिंग या ग्रेजुएशन लेवल में पढ़ते हो, उस मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ने वाली है। लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारे इस लेवल पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो अपने इंटरमीडिएट के लेवल होते हैं, या जेई या नीट के लेवल होते हैं, इसमें इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कभी नहीं बोलेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि इक्वेशन दे देगा और बोलेगा इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ऐसा कभी नहीं होगा। हमेशा क्वेश्चन में इस इक्वेशन का सॉल्यूशन ऑलरेडी दिया रहेगा और उस सॉल्यूशन से हमेशा क्वेश्चन पूछेगा। इसीलिए टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो चलिए बिना किसी देरी के सेशन को आगे बढ़ाते हैं और इस इक्वेशन को हम लोग डिटेल में समझते हैं। नाउ लेट्स लुक एट द टॉपिक जो हम लोग आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि बोहर साहब का एटॉमिक मॉडल जो लगभग 15 सालों तक चला, वो कैसे फेल हो गई, उसकी लिमिटेशन क्या थी। फिर हम बात करेंगे क्वांटम फिजिक्स की जरूरत क्यों पड़ी। हम लोग देखेंगे कि जब क्लासिकल फिजिक्स एटॉमिक लेवल के बिहेवियर को एक्सप्लेन करने में फेल हो रही थी, तो क्वांटम थ्योरी का कॉन्सेप्ट कैसे डेवलप हुआ। फिर हम लोग देखेंगे कि जो अपना अगला टॉपिक है स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन, जो हमारा आज का मेन टॉपिक है, जो क्वांटम मैकेनिक्स का कोर है, जिसने इलेक्ट्रॉन के मोशन को वेव फॉर्म में डिस्क्राइब किया, उसको हम लोग समझेंगे। अब ये जो वेव इक्वेशन है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, इसका जो सॉल्यूशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं वेव फंक्शन, जिसको हम लोग साई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम लोग समझेंगे।
अब जब आगे आप लोग इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ोगे, ये साई के कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ोगे, तो हाँ आप लोग देखोगे कि साई की कोई फिजिकल मीनिंग नहीं होता है, लेकिन जब हम लोग इसका स्क्वायर कर देते हैं तो अपना जो साई स्क्वायर है इसका एक्चुअल में फिजिकल मीनिंग होता है। ये हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन किसी लोकेशन पे, किसी पोजीशन पे प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। मीन्स कोई अपना पोजीशन, कोई अपना कोऑर्डिनेट है स्पेस में एक्स वाई जेड, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना क्या है, ये हमें बताता है साई स्क्वायर। इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। और फाइनली बात करेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में प्रेजेंट होते हैं। ये ऑर्बिटल्स क्या है इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो आज के इस वीडियो हम लोग ये सारे टॉपिक स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे, हर कॉन्सेप्ट को लॉजिकली बिल्ड करेंगे, ताकि आपको सिर्फ याद ना रहे बल्कि समझ में भी आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फेल्योर ऑफ द बोहर्स एटॉमिक मॉडल, और देखते हैं कि क्लासिकल फिजिक्स क्वांटम दुनिया के आगे कैसे फेल हो गई। जो बोहर साहब का एटॉमिक मॉडल था, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, ये जो अपने एटम्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड, ये क्या है अपना न्यूक्लियस, इसके अराउंड अपना जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक फिक्स सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाता है। ये क्या है, एक फिक्स सर्कुलर पाथ। ये क्या है, ये जो पाथ है अपना फिक्स्ड एंड सर्कुलर है। तो इलेक्ट्रॉन इस फिक्स सर्कुलर पाथ में न्यूक्लियस के अराउंड चक्कर लगाते हैं। लेकिन बोहर साहब के एटॉमिक मॉडल आने के बाद दो नए कॉन्सेप्ट आए, दैट इज द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड डी ब्रोगली हाइपोथेसिस दैट कंसीडर द डुअल नेचर ऑफ मैटर। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हाइजेनबर्ग साहब का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हम लोग किसी पार्टिकल्स का, जैसे अपना इलेक्ट्रॉन है, इसका पोजीशन जिसको हम लोग एक्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड वेलोसिटी, इस दोनों को हम लोग एग्जैक्टली एट द सेम टाइम पे मेजर नहीं कर सकते हैं। इट मीन्स कि जैसे ये अपना न्यूक्लियस है और इसके अराउंड ये जो अपने इलेक्ट्रॉन्स है इसकी पोजीशन क्या है, इस न्यूक्लियस के अराउंड इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है, इसको हम लोग यदि हाईली प्रिसाइज मीन्स एग्जैक्टली पता कर लिए कि न्यूक्लियस के अराउंड ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट है, तो यदि हम लोग इसके पोजीशन को एग्जैक्टली पता कर लिए मीन्स हाई एक्यूरेसी के साथ मेजर कर लिए, तो इसकी जो वेलोसिटी है मीन्स ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों तरफ किस स्पीड के साथ घूम रहा है, इसकी जो वेलोसिटी है उसमें काफ़ी एरर आ जाएगा, उसमें काफ़ी अनसर्टेनिटी आ जाएगी। तो यदि हमें इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन पता चल गया तो उसकी वेलोसिटी हमें पता नहीं चलेगी, उसमें काफ़ी एरर होगा। एंड वाइस वर्सा, मीन्स यदि हमने ये पता कर लिया कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस के अराउंड कितने स्पीड के साथ घूम रहे हैं, कितनी वेलोसिटी के साथ चक्कर लगा रहे हैं, यदि हमने वेलोसिटी को हाईली प्रिसाइजली मेजर कर लिया, ये पता कर लिया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ किस स्पीड के साथ घूम रहे हैं, इसको हमने एक्यूरेटली मेजर कर लिया, तो इसका जो पोजीशन है मीन्स इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड कहाँ पे प्रेजेंट है, इसमें काफ़ी एरर आ जाएगा, इसमें काफ़ी अनसर्टेनिटी आ जाएगी। तो हाइजेनबर्ग साहब ने क्या बोला कि जो अपने पार्टिकल्स होते हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉन, इसको हम लोग इसका जो पोजीशन है एंड वेलोसिटी यानी कि मोमेंटम, इसको हम लोग एग्जैक्टली एट द सेम टाइम पे मेजर नहीं कर सकते हैं। लेकिन बोहर साहब क्या बोल रहे थे, बोहर साहब बोल रहे थे कि जो अपने इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड एक फिक्स पाथ में घूम रहे हैं, एक फिक्स पाथ में चक्कर लगा रहे हैं। यदि उसका पाथ फिक्स्ड है इट मीन्स कि हम लोग एट ए टाइम टी उस पार्टिकल्स का, उस इलेक्ट्रॉन का पोजीशन एंड वेलोसिटी दोनों हमें पता है, तभी हम लोग उसका पाथ, उसकी पाथ को हम लोग ट्रैक कर सकते हैं, तभी हम लोग उसकी ट्रैजेक्टरी बना सकते हैं। कब, जब हमें उसकी पोजीशन एंड वेलोसिटी दोनों पता हो। लेकिन हाइजेनबर्ग साहब बोल रहे थे कि नहीं, हम लोग किसी पार्टिकल्स की पोजीशन और वेलोसिटी को एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं। लेकिन बोहर साहब बोल रहे थे कि जो अपने एटॉमिक मॉडल बोला था कि वो फिक्स सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, मीन्स उसका पोजीशन और वेलोसिटी हमें पता है, जो कि हाइजेनबर्ग साहब के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अगेंस्ट था। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, जो कंसिडर करता है कि जो अपने पार्टिकल्स होते हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉन, ये डुअल नेचर शो करता है। पार्टिकल, ये पार्टिकल तो होते ही हैं, मीन्स इसमें मास होता है, पार्टिकल्स होते ही है, साथ साथ ये वेव नेचर भी शो करता है, वेव की तरह भी बिहेव करता है। लेकिन बोहर साहब ने अपने एटॉमिक मॉडल में इलेक्ट्रॉन का सिर्फ पार्टिकल नेचर कंसिडर किया था,
वेव नेचर को इग्नोर कर दिया था। तो ये दो कंसेप्ट आने के बाद हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, अपना जो बोहर्स मॉडल है वो फेल हो गया। वो अपना क्वांटम थ्योरी में ये दोनों मॉडल एक्सेप्टेबल नहीं हुए। उसके बाद आया स्क्रॉडिंजर साहब का क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, जो इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को कंसीडर करता था और इलेक्ट्रॉन के पोजीशन को एग्जैक्ट पोजीशन न बताकर उसके प्रोबेबिलिटी की बात करता था। तो अपना आया इन बोहर साहब के एटॉमिक मॉडल के बाद क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, जो अभी तक चल रहा है, जिसको हम लोग आगे आने वाले वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्वांटम फिजिक्स की जरूरत क्यों पड़ी, फिजिक्स में एक नए ब्रांच को ऐड करने की जरूरत क्यों पड़ी, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो अब तक के डिस्कशन से आप लोग ये जान ही गए होंगे कि जो अपना क्लासिकल फिजिक्स है, जो अपना न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, वो जो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है, मीन्स जो अपने बड़े ऑब्जेक्ट हैं, जैसे अपने स्टोन्स हो गए या कार्स, प्लैनेट्स, मीन्स जो अपने बड़े ऑब्जेक्ट हैं जिसको हम लोग जिससे हम लोग डे टू डे लाइफ में इंटरेक्ट करते हैं, उनके मोशन को एक्यूरेटली समझने में हेल्प कर रही थी, उनके मोशन के बिहेवियर को एक्यूरेटली एक्सप्लेन कर रही थी। लेकिन जब लोग माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, मीन्स जब हम लोग छोटे पार्टिकल्स की बात करते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, मीन्स जो अपने बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं, जो एटॉमिक लेवल के पार्टिकल्स हैं, जिनको हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, उनके मोशन को एक्यूरेटली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, उनके मोशन के बिहेवियर को एक्यूरेटली नहीं समझा पा रहे थे। तो और इसके मेनली दो रीजन थे। पहला क्या था, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, जो पार्टिकल्स के डुअल नेचर की बात करता है, एंड सेकेंड वन इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो ये बोलता है कि हम लोग किसी पार्टिकल्स का पोजीशन और मोमेंटम एग्जैक्टली एट द सेम टाइम पे पता नहीं कर सकते हैं। इन दो रीजन की वजह से अपना जो क्लासिकल फिजिक्स है वो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के मोशन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। इन्हीं लिमिटेशन को दूर करने के लिए एक नए ब्रांच ऑफ फिजिक्स का डेवलपमेंट हुआ, जो जिसको हम लोग बोलते हैं क्वांटम फिजिक्स, जो इन क्वांटम ऑब्जेक्ट है, मीन्स जो अपने छोटे पार्टिकल्स है, इनके बिहेवियर को एक्सप्लेन कर रही थी, इनके मोशन को करेक्टली समझा पा रही थी। तो दिस न्यू ब्रांच ऑफ फिजिक्स जो डुअल नेचर ऑफ मैटर को कंसिडर करता है, मीन्स जो वेव नेचर को भी कंसिडर करता है, जो प्रोबेबिलिटी और अनसर्टेनिटी के कॉन्सेप्ट को भी कंसिडर करता है, इज नोन एज अ क्वांटम फिजिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स। तो हमें क्वांटम फिजिक्स की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जो अपना क्लासिकल फिजिक्स है वो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के बिहेवियर को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। जो अपने माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है उनके बिहेवियर को, उनके मोशन को करेक्टली समझने के लिए, एक्यूरेटली समझने के लिए हमें एक नए ब्रांच की जरूरत पड़ी, जिसको हम लोग बोलते हैं क्वांटम फिजिक्स। और इस ब्रांच में हम लोग पार्टिकल्स के वेव नेचर को भी कंसिडर करते हैं और उसकी सर्टेनिटी की बात नहीं करते हैं, हमेशा हम लोग उसके प्रोबेबिलिटी और संभावना की बात करते हैं। इस नए ब्रांच में हम लोग पार्टिकल किसी पोजीशन पे प्रेजेंट होने की संभावना की बात करते हैं, पार्टिकल प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। कहानी को आगे बढ़ाते हैं और स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन को समझते हैं। ये इक्वेशन हमें क्या बताता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो अभी तक आप लोगों ने देखा कि जो अपने माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट होते हैं, जो अपने छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, मीन्स जो अपने माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट से डिफरेंट बिहेव करते हैं, मीन्स जो अपने बड़े ऑब्जेक्ट होते हैं उनसे वो डिफरेंटली बिहेव करते हैं। जो अपने बड़े ऑब्जेक्ट हैं, जैसे अपना आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो अपना बास्केटबॉल है, जो अपने बड़े ऑब्जेक्ट है उनका एक फिक्स ट्रेजेक्ट्री होता है, उनका एक फिक्स पाथ होता है, वो एक डिफिनिट पाथ में मूव करते हैं। लेकिन जो अपने माइक्रो पार्टिकल्स हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन्स हो गया, प्रोटॉन्स हो गया, उनका एक फिक्स पाथ नहीं होता है, वो एक डिफिनिट पाथ में मूव नहीं करते हैं, उनकी फिक्स ट्रेजेक्ट्री नहीं होती है, बल्कि वो वेव की तरह स्पेस में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। और इस आइडिया को सबसे पहले स्क्रॉडिंजर साहब ने 1926 में प्रपोज किया था। उन्होंने क्या बोला था कि जो अपने माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं, जो अपने माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट होते हैं, उनका कोई फिक्स्ड पाथ नहीं होता है, वो एक डिफिनिट पाथ में मूव नहीं करते हैं, बल्कि वो स्पेस में वेव की तरह डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, वो स्पेस में वेव की तरह डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अब इस वेव का मीनिंग क्या है, देखिए वेव का मतलब होता है कि जो अपना वेव हो, जो अपना वेव कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो क्या है कि वेव एक ही टाइम पे मल्टीपल जगह पे एग्जिस्ट कर सकते हैं। मीन्स वेव यहाँ भी एक ही टाइम पे प्रेजेंट हो सकता है, यहाँ भी प्रेजेंट हो सकता है, यहाँ भी प्रेजेंट हो सकता है। मीन्स जो अपना वेव है वो एक ही टाइम पे मल्टीपल लोकेशन पे एग्जिस्ट कर सकता है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है
नदी का किनारा, आपने नदी किनारे देखा होगा कि जो अपना वाटर वेव होता है, जो अपनी लहरें आती हैं, वो नदी किनारे को एक ही टाइम पे मल्टीपल जगह पे टच करती हैं। आपने देखा होगा कि जो नदी की जो तरंगे बनती हैं, जो वेव बनता है, वो एक ही टाइम पे नदी किनारे को मल्टीपल जगह पे टच करती हैं। ठीक इसी तरह जो अपना इलेक्ट्रॉन है वो भी वेव कैरेक्टरिस्टिक शो करता है, वेव की तरह बिहेव करता है। मतलब ऐसा नहीं है कि जो अपना इलेक्ट्रॉन्स है कि जैसा बोहर साहब ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर पाथ में, एक फिक्स पाथ में न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स एक वेव की तरह, जैसा आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि एक वेव की तरह न्यूक्लियस के चारों तरफ प्रेजेंट होता है, एक वेव फॉर्म में न्यूक्लियस के चारों तरफ प्रेजेंट होता है, एक क्लाउड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो माइक्रो पार्टिकल्स के इसी वेव के बिहेवियर को समझने के लिए स्क्रॉडिंजर साहब ने एक मैथमेटिकल इक्वेशन दिया था, जिसको हम लोग स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन बोलते हैं। इस इक्वेशन की हेल्प से हम लोग जो अपने माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं उनके मोशन को समझते हैं, उनके मोशन के बिहेवियर को समझते हैं। तो ये स्क्रॉडिंजर साहब का वेव इक्वेशन है, जो उन्होंने इक्वेशन दिया था किसके लिए, एक ऑब्जेक्ट का जिसका स्पेस में कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई जेड। मीन्स लेट सपोज एक इलेक्ट्रॉन के स्पेस में कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है, तो उसके मोशन एक्सप्लेन करने के लिए स्क्रॉडिंजर साहब ने ये इक्वेशन दिया था, जिसको हम लोग बोलते हैं स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन। यदि ये जो कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड ये चेंज होगा तो इक्वेशन भी अपना चेंज हो जाएगा। और इस इक्वेशन को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, इसको हम लोग बोलते हैं हैमिल्टेनियन ऑपरेटर। हैमिल्टेनियन ऑपरेटर इंटू साई इक्वल टू ई इंटू साई, इसको क्या बोलते हैं, साई। ये अपना क्या है, वेव फंक्शन है। यहाँ पे साई क्या है, जो अपना वेव है उसका एम्पलीट्यूड, क्योंकि अब हम लोग जो इलेक्ट्रॉन है उसको वेव की तरह कंसीडर कर रहे हैं, जो अपने माइक्रो पार्टिकल्स है उसको हम लोग वेव की तरह कंसीडर कर रहे हैं। तो वेव अपना क्या है, ये अपना वेव है, तो इसका कुछ एम्पलीट्यूड होगा, ये क्या है, इसका एम्पलीट्यूड। तो साई क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ दिस वेव। मीन्स जो अपना मैटर वेव है, जो इलेक्ट्रॉन का वेव है, दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ दैट वेव। और ई क्या है, टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये जो अपना इलेक्ट्रॉन है जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है, इसकी टोटल एनर्जी। एंड वी इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड एच इज द प्लैंक कांस्टेंट। एच इज द प्लैंक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या होती है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। और इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं हैमिल्टेनियन ऑपरेटर इंटू साई इक्वल टू ई इंटू साई। ये क्या है, एच बार क्या है, एक हैमिल्टेनियन ऑपरेटर है। जैसे एक ऑपरेटर, ये क्या है, एक मैथमेटिकल ऑपरेटर। जैसे डी बाई डी एक्स क्या है, एक डिफरेंशियल ऑपरेटर है, एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है। ऐसे ही क्या है, इंटीग्रल एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है। सिग्मा ऐड करने के लिए एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है। वैसे ही क्या है, एच क्या है, एक हैमिल्टेनियन ऑपरेटर, एक ये हैमिल्टेनियन ऑपरेटर है। बस आपको ये समझना है कि ये जो इक्वेशन है स्क्रॉडिंजर साहब का, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। इससे ज़्यादा हमें इस इक्वेशन के बारे में कुछ नहीं पढ़ना है, बस हम लोगों को ये समझना है कि ये स्क्रॉडिंजर साहब का इक्वेशन है और इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। अब हम लोग वेव फंक्शन को पढ़ने वाले हैं। ये वेव फंक्शन क्या है, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, इसको हम लोग देखने वाले हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जो अपना क्लासिकल फिजिक्स है, क्लासिकल फिजिक्स में पार्टिकल के मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, पार्टिकल के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग ट्रेजेक्ट्री का यूज करते हैं। ये जो ट्रेजेक्ट्री होता है इस पार्टिकल के मोशन को डिस्क्राइब करता है। मीन्स ये ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा, कैसे मूव करेगा, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ये सब इस ट्रेजेक्ट्री की हेल्प से हम लोग पता कर सकते हैं। लेकिन क्वांटम फिजिक्स में ये सिचुएशन अलग हो जाता है। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो अपने माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे अपना इलेक्ट्रॉन्स होता है, इनका कोई फिक्स पाथ नहीं होता है। मीन्स इनका कोई डिफिनिट ट्रेजेक्ट्री नहीं होता है। लेकिन क्वांटम फिजिक्स में इस ट्रेजेक्ट्री की जगह क्या ले लेता है, वेव फंक्शन, जिसको हम लोग साइंस रिप्रेजेंट करते हैं। मीन्स जो काम अपना क्लासिकल फिजिक्स में ट्रेजेक्ट्री करता था, वही काम अपना क्वांटम फिजिक्स में ये अपना वेव फंक्शन साई करेगा। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं सिंपल शब्दों में कि अपना क्वांटम फिजिक्स में ट्रेजेक्ट्री की जगह वेव फंक्शन ले लिया है, जिसको हम लोग साई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये साई क्या है, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, ये हमें क्या बताता है, ये आप सिंपल शब्दों में समझ सकते हैं कि ये जो साई है ये इसके अंदर इलेक्ट्रॉन के, इस इलेक्ट्रॉन का, जैसे ये सपोज एक इलेक्ट्रॉन है, इसका वेव फंक्शन ये साई है, तो इस इलेक्ट्रॉन के बारे में सारा का सारा जानकारी
इस साई के अंदर रहेगा। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, इसकी स्पीड कितनी होगी, ये कहाँ पे मिल सकता है, ये सारा का सारा जानकारी इस साई के अंदर रहेगा, जिसको हम लोग वेव फंक्शन बोलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन का सारा जानकारी हमें इस साई के अंदर रहेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो साई है ये क्या है, एक इस इलेक्ट्रॉन की जन्म कुंडली है। क्या है, इस इलेक्ट्रॉन की जन्म कुंडली है, होरोस्कोप है। क्या है, जन्म कुंडली। जैसे हम लोग किसी की जन्म कुंडली से उसके फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, उसी तरह यदि हमें किसी इलेक्ट्रॉन का साई पता चल गया तो हम लोग बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, उसका पोजीशन कहाँ होगा। मीन्स इलेक्ट्रॉन के जितने सारे डायनामिक्स हैं वो सारे इस साई के अंदर छुपे होते हैं। यदि हमें साई पता चल गया, ये साई पता चल गया, तो हमें इस इलेक्ट्रॉन के बारे में सारी जानकारी पता चल जाएगी। इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, उसका पोजीशन क्या होगा, सारा का सारा जानकारी हमें पता चल जाएगी यदि हमें साई पता चल गया तो। अब ये साई आता कहाँ से? अब ये जो साई है, जिसको हम लोगों ने अभी लास्ट स्लाइड में देखा कि इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन की जन्म कुंडली भी बोलते हैं। मीन्स यदि हमें साई पता चल गया तो हमें उस इलेक्ट्रॉन के बारे में सारी की सारी जानकारी पता चल जाएगी। ये साई आता कहाँ से है? ये आता हमें जो अपना स्क्रोडिंगर इक्वेशन है, इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे हमें साई की वैल्यू मिलेगी। मीन्स जैसे ये अपना कोई इलेक्ट्रॉन है जिसका कोऑर्डिनेट XY Z है और ये इसका स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें एनर्जी एंड साई की वैल्यू पता चलेगी। और ये साई क्या है, साई इज द वेव फंक्शन, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन की जन्म कुंडली भी बोलते हैं। कि यदि हमें साई के बारे में पता चल गया तो हमें इस इलेक्ट्रॉन के बारे में सारी की सारी जानकारी मिल जाएगी। एंड सेकेंड पॉइंट इज द वैल्यू ऑफ द ई रिप्रेजेंटेड द क्वांटाइज वैल्यू ऑफ द एनर्जी विच द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव। इसका मतलब क्या है कि जैसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेट सपोज अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, x² + x - 2, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ये किसी ऑब्जेक्ट का मास है। मीन्स यदि हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो जो हमें वैल्यू मिलेगी वो किसी ऑब्जेक्ट के मास की वैल्यू होगी। तो हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलेगा, 1 and -2। और हम लोग जानते हैं कि मास कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। मीन्स इसमें हमें इसके कितने सॉल्यूशन मिले, 1, इसके हमें 2 सॉल्यूशन मिले, 1 and -2। उसमें से एक्सेप्टेबल कितने हुए, सिर्फ 1। उसमें से एक्सेप्टेबल कितने हुए, सिर्फ 1। इसी तरह जब हम लोग ये जो इक्वेशन है, जो स्क्रोडिंगर साहब की इक्वेशन है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें मल्टीपल पॉसिबल वैल्यू मिलेंगे। मीन्स मल्टीपल सॉल्यूशन मिलेंगे, लेकिन उसमें से कुछ ही एक्सेप्टेबल होंगे। जैसे लेट सपोज हमें जो इक्वेशन मिले, इसमें से इसका जो सॉल्यूशन है, इसे हमें कितने वैल्यू, E1 एंड साई1, जितने भी एनर्जी होगी उसके करस्पॉन्डिंग एक साई की वैल्यू होगी। E2 एंड साई2, E3 एंड साई3, E4 एंड साई5, साई4, E5 एंड साई5। ये इक्वेशन सॉल्व करने पे हमें 5 वैल्यू मिले। ठीक, लेकिन क्या पांचों के पांचों वैल्यू एक्सेप्टेबल होंगे? जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने पे हमें कितने वैल्यू मिले, 2 वैल्यू मिले। क्या दोनों एक्सेप्टेबल है? नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो अपना मास होता है वो कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। मीन्स ये वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है, सिर्फ एक ही वैल्यू एक्सेप्टेबल है। उसी तरह जब हमने स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व किया तो हमें ये 5 वैल्यू मिले, जितने भी ये ई क्या है, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और साई हमेशा ई के करस्पॉन्डिंग एक साई की वैल्यू होगी। ये हमें 5 वैल्यू मिले। क्या ये पांचों एक्सेप्टेबल होंगे? नहीं, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। ये जो साई होता है इसका कुछ कंडीशन होता है, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सिर्फ वही वैल्यू एक्सेप्टेबल होंगे जो साई के कैरेक्टरिस्टिक्स को सेटिस्फाई करेंगे। अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसको हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो सिर्फ वही वैल्यू एक्सेप्टेबल होंगे इस 5 में से जो साई के कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सेप्टेबल करेंगे। तो लेट सपोज हम लोग मानते हैं कि अपना E1, E2 एंड E5 ये 3 वैल्यू एक्सेप्टेबल है, E3 एंड E4 एक्सेप्टेबल नहीं है। मीन्स ये जो अपना सॉल्यूशन है, ये जो 5 सॉल्यूशन है उसमें से हमें 3 ही वैल्यू एक्सेप्टेबल होंगे। कौन कौन से? E1 इसके करस्पॉन्डिंग साई1, E2 इसके करस्पॉन्डिंग साई2 एंड E3 E5 इसके करस्पॉन्डिंग साई5। ये 3 ही वैल्यू एक्सेप्टेबल होंगे। मीन्स इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो इसी 3 वैल्यू में से हो सकती है। यदि या तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी E1 होगी, या तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी E2 होगी, या तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी E5 होगी। मीन्स हम लोग जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की वैल्यू है
उसको फिक्स कर दिए, उसकी एनर्जी एक फिक्स सेट ऑफ वैल्यू में से होगी, या तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी E1 होगी, या तो E2 होगी, या तो E5 होगी। और हम लोग जानते हैं ये जो प्रॉपर्टी है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन मीन्स क्या होता है, जब हम लोग किसी के प्रॉपर्टी को फिक्स कर देते हैं कि वो एक फिक्स सेट ऑफ वैल्यू में से ही हो सकता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि उसको हम लोगों ने क्वांटाइज कर दिया। तो हम लोग यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है इसकी वैल्यू को फिक्स कर दिया, या तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी E1 हो सकती है, या E2 हो सकती है, या E5 हो सकती है। ये 3 वैल्यू ही एनर्जी की पॉसिबल है। मीन्स हम लोगों ने जो अपना इलेक्ट्रॉन की एनर्जी वो क्या हो गया, क्वांटाइज होगा। क्या हो गया, क्वांटाइज हो गया। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इसी 3 वैल्यू में से हो सकती है। मीन्स इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या हो गई, क्वांटाइज हो गई। क्या हो गई, क्वांटाइज हो गई। और जो करस्पॉन्डिंग हर एनर्जी करस्पॉन्डिंग जो साइन की वैल्यू आई है उसको हम लोग बोलते हैं वेव फंक्शन। तो ये जो अपना साइन की वैल्यू कहाँ से मिलती है, इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे। और ये जो एनर्जी लेवल है, ये जो अलाउड एनर्जी लेवल है, सिर्फ इसी अलाउड एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इसी अलाउड एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं, जिसको हम लोग ऑर्बिटल बोलते हैं। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल। ये ऑर्बिटल क्या है, वो अलाउड एनर्जी लेवल जहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं। और अलाउड एनर्जी लेवल कहाँ से मिलता है, स्क्रॉडिंजर साहब के जो वेव इक्वेशन, इसको सॉल्व करने पे हमें वो एनर्जी लेवल मिलते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं। और इस एनर्जी लेवल को जहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटल्स। क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल्स। अब ये जो अपना साई है, ये साई जो हमें स्क्रॉडिंजर साहब की इक्वेशन के सॉल्व करने पे मिला है, इसको हम लोग करेक्टराइज करते हैं 3 क्वांटम नंबर से। क्वांटम नंबर हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसको कैसे करेक्टराइज करते हैं 3 क्वांटम नंबर से। दैट इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजुमेथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मीन्स यदि एक साई की वैल्यू दी रहेगी तो इसके करस्पॉन्डिंग एन, एल एंड एम हमेशा दिया रहेगा। जब साई की वैल्यू दी रहेगी उसके करस्पॉन्डिंग एन, एल, एम की वैल्यू हमेशा दिया रहेगा। इस साई को करेक्टराइज कैसे करोगे, इस साई को करेक्टराइज कैसे किया जाता है, 3 क्वांटम नंबर से, एन, एल एंड एम। और ये वैल्यू कहाँ से आते हैं, एन, एल, एम। जब हम लोग स्क्रॉडिंजर इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो वहाँ से हमें ये जो अपने 3 क्वांटम नंबर है वहाँ से मिलते हैं। एक 4th क्वांटम नंबर होता है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर ये हमें स्क्रॉडिंजर साहब के इक्वेशन से नहीं मिला है, ये हमें जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है, स्पिन क्वांटम नंबर जिसको हम लोग एस रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमें एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट से मिला हुआ है। ये हमें ये इक्वेशन सॉल्व करके नहीं मिला हुआ है। जो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें 3 ही क्वांटम नंबर मिलेंगे। दैट इज एन, एल, एम, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजुमेथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। जो अपना 4th क्वांटम नंबर है जिसको हम लोग बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, ये हमें एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से मिला हुआ है। तो जो अपना साई होता है इसके करस्पॉन्डिंग हमेशा एन, एल, एम लिखा रहेगा। तो एग्जाम में क्या पूछेगा, ऐसे साई की 4 वैल्यू दे देगी, साई 1, 0, 0, साई 2, 2, 1, साई 3, 1, 2। अब बोल देगा कौन सा वेव फंक्शन करेक्ट है, मीन्स इस तीनों में से कौन सा करेक्ट वेव फंक्शन है। तो जब आप लोग क्वांटम नंबर पढ़ लोगे तो आप लोग वहाँ पे देखोगे कि एल की वैल्यू फॉर एन, एल की क्या पॉसिबल वैल्यू है, एम की क्या पॉसिबल वैल्यू है। तो आप लोग यहाँ से इसको यहाँ से बता सकते हो कि इसमें से कौन सी पॉसिबल वैल्यू। हम लोग जानते हैं कि जो अपना एल होता है वो हमेशा 0 से n-1 हो सकता है। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 2, तो एल की वैल्यू क्या होगी 0 से n-1 मीन्स 1 तक ही हो सकती है। तो ये इनकरेक्ट हो गया। इसी तरह आप लोग जब क्वांटम नंबर पढ़ लोगे इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो कि इसमें से कौन सा वेव फंक्शन वैलिड है, कौन सा वेव फंक्शन वैलिड है। ऐसे अक्सर क्वेश्चन आते हैं, एक साई दिया रहेगा उसके करस्पॉन्डिंग एन, एल, एम की वैल्यू दी रहेगी। एन क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजुमेथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और पूछ देगा कि इसमें से कौन सा वेव फंक्शन वैलिड और कौन सा इनवैलिड है। तो जब आप लोग क्वांटम नंबर पढ़ लोगे तो ये इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जब हम लोग क्वांटम नंबर पढ़ेंगे तो इस क्वेश्चन को वहाँ पे जरूर डिस्कस करेंगे। अब ये जो अपना साई है इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो हमें जो साई हमें कहाँ से मिला, जब हम लोग स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन को सॉल्व किए तो हमें ये साई की वैल्यू वहाँ से ऑब्टेन हुआ, वहाँ से हमें इस साई की वैल्यू मिली। साई क्या एक वेव फंक्शन है, एक मैथमेटिकल फंक्शन है दैट कम्स फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ द स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन। अब ये साई है इसका कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है, मीन्स
इसका मतलब क्या हुआ, इसकी कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसको हम लोग डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। जैसे अपना लेंथ होता है या वेट होता है, इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं, मीन्स इसका एक फिजिकल मीनिंग है। लेकिन अपना जो साई है इसको हम लोग डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं। इसके ये सिर्फ एक मैथमेटिकल फंक्शन है जो हमें स्क्रॉडिंजर साहब की इक्वेशन से मिलता है, उसके सोल्यूशन से मिलता है। इसको हम लोग डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जो साई है उसका कोई डायरेक्ट फिजिकल मीनिंग नहीं होता। ये सिर्फ एक मैथमेटिकल टूल है जो क्वांटम सिस्टम को डिस्क्राइब करता है। हम आपने देखा तो मैंने बोला था कि साई को हम कैरेक्टरिस्टिक करते हैं एन एल एम। तो ये क्या है, एक मैथमेटिकल टूल है जो क्वांटम सिस्टम को डिस्क्राइब करता है। और यदि हमें एन एल एम की वैल्यू पता चल गई तो हम लोग बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, इसका पोजीशन क्या है, इसकी वेलोसिटी क्या है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि साई क्या है। यदि हमें साई के बारे में पता चल गया मीन्स एन एल एम के बारे में पता चल गया, मीन्स इलेक्ट्रॉन की सारी जानकारी हमें पता चल गई। इलेक्ट्रॉन का पोजीशन क्या है, उसकी स्पीड क्या है, ये सब हम लोग पता कर लेंगे यदि हमें साई पता चल गया तो। और साई कंटेंस कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्वांटम स्टेट। ये तो मैंने अभी बताया ही था कि जब भी साई रहेगा उसके करस्पॉन्डिंग एन एल एम रहेगा। और यदि हमें एन एल एम पता चल गया तो हम उस इलेक्ट्रॉन के बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो अपना साई क्या है, साई के अंदर सारे के सारे जो अपने इलेक्ट्रॉन्स की सारी जानकारी रहती है। यदि हमें साई पता चल गया तो इस इलेक्ट्रॉन के सारे इन्फॉर्मेशन हमें पता चल जाएगा। और ये साई कहाँ से आता है, ये साई आता है अपना स्क्रॉडिंजर इक्वेशन को सॉल्व करने पे। हम लोग देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ साई स्क्वायर। हम लोगों ने अभी देखा कि साई का कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है, लेकिन जब हम लोग इसका स्क्वायर कर देते हैं, साई का जब स्क्वायर कर देते हैं तो इसका एक फिजिकल मीनिंग हो जाता है। ये साई हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन के किसी जगह पे मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन के किसी जगह पे मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ये साई हमें बताता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ये क्या है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मीन्स इलेक्ट्रॉन का, जैसे ये अपना इलेक्ट्रॉन है, ये इस लोकेशन पे इसके मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये हमें किससे पता चलता है, साई स्क्वायर से। और डेंसिटी का मतलब क्या होता है, यूनिट वैल्यूम में। डेंसिटी का मतलब यूनिट वैल्यूम, जैसे अपना मास डेंसिटी होता है मास डिवाइड बाई वैल्यूम, ऐसे ही क्या अपना प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मीन्स यूनिट वैल्यूम में। ये मान लीजिए एक वैल्यूम है, ये यूनिट वैल्यूम में इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो साई स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को। यदि हम साई स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, साई स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देंगे डीवी से, तो हमें ये बताएगा कि इस इलेक्ट्रॉन का इस डीवी वैल्यू में क्या है, वैल्यू में इस वैल्यू में मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये हमें साई स्क्वायर डीवी बताएगा। और जब ये वैल्यूम की वैल्यू यूनिट रहेगी, यूनिट वैल्यू में रहेगी, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। और हमें क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन का एक स्पेसिफिक रीजन मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वहाँ पे मिलने की उसकी संभावना क्या है। मीन्स साई स्क्वायर की एक फिजिकल मीनिंग है, साई स्क्वायर का एक फिजिकल मीनिंग है जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के यहाँ की डेंसिटी क्या होगी। लेकिन साई की कोई फिजिकल मीनिंग नहीं थी, साई स्क्वायर का एक फिजिकल मीनिंग होता है। और साई स्क्वायर को हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्यों बोलते हैं, कि हमें ये बताता है कि इस रीजन में इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है, कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और ये हमें बताता है एक रीजन में इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है। जैसे मान लीजिए ये कोई एक रीजन है जिसकी वैल्यू क्या है v, जिसका वैल्यू क्या है v, और हम लोग जानते हैं इसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या है, साई स्क्वायर मीन्स यूनिट वैल्यू में इसके इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, साई स्क्वायर। तो v वैल्यू में इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इंटू v से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यदि किसी रीजन में हमें इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी निकालना है तो हम लोग साई स्क्वायर इंटू वी कर देंगे। अब और हम लोगों ने देखा था कि अभी पीछे हम लोगों ने देखा था कि साई के जब हम लोग स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो हमें मल्टीपल वैल्यू मिलते हैं, साई की मल्टीपल वैल्यू मिलती है, लेकिन उसमें से कुछ ही एक्सेप्टेबल होते हैं। क्यों, क्योंकि बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साई के कुछ प्रॉपर्टीज है उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। वो प्रॉपर्टीज क्या है कि पहला क्या है, साई शुड बी कंटिन्यूअस। अब ये कंटिन्यूअस क्यों होना चाहिए, कि देखिए हम लोगों ने भी देखा कि जो साई स्क्वायर है ये क्या बताता है कि यूनिट वैल्यू में इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, दैट रिप्रेजेंट साई। तो हम लोग यदि डीवी स्मॉल वैल्यू में देखेंगे तो स्मॉल वैल्यू में इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, साई स्क्वायर इंटू डीवी। और जब हम लोग इसको माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी इंटीग्रेट कर देंगे
जब हम लोग साइन स्क्वायर dv को माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी इंटीग्रेट कर देंगे, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो अपना साइन स्क्वायर dv है ये एक स्मॉल वैल्यू में इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी बता रहा है, एक dv स्मॉल वैल्यू में इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी बता रहा है। लेकिन जब हम लोगों ने इसको माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी इंटीग्रेट कर दिया, मीन्स लेट सपोज अपना जितना वैल्यूम है ये क्या है, ये वैल्यूम ये मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूम है जिसको हम लोगों ने माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी इंटीग्रेट कर दिया। मीन्स जितने सारे वैल्यूम है, जितने सारे वैल्यूम स्पेस पॉसिबल है, हमने सब जगह पे इलेक्ट्रॉन को ढूंढने की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं पे तो प्रेजेंट होगा ही, अपना जो इनफाइनाइट वैल्यूम है उसमें कहीं पे तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा ही। तो हमेशा हमें इलेक्ट्रॉन मिलेगा ही मिलेगा। मीन्स उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हमेशा 1 होगी, क्योंकि इनफाइनाइट वैल्यू में कहीं ना कहीं तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा ही। तो इतना तो श्योर है कि हमें वो इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, इसीलिए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो हम लोग इसको माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी इंटीग्रेट करेंगे, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। और जब ये इसको हम लोग कब इंटीग्रेट कर पाएंगे, जब ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा। कब? जब ये कंटिन्यूस होगा। जब साइन स्क्वायर, यदि साइन कंटिन्यूस होगा तो साइन स्क्वायर भी कंटिन्यूस होगा। जब साइन कंटिन्यूस होगा तभी हम लोग इसको माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी इंटीग्रेट कर पाएंगे। एंड सेकेंड वन इज, आपने स्क्रॉडिंजर इक्वेशन में देखा था कि हम लोग डिफरेंशिएशन का यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन का, डी स्क्वायर साइन अपान डी एक्स स्क्वायर, क्या यूज कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन। और हम लोग किसी फंक्शन को तभी डिफरेंशिएट कर पाते हैं जब वो क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। तभी इंटीग्रेट कर पाएंगे जब वो कंटिन्यूस होता है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि साइन शुड बी कंटिन्यूस, एंड सेकेंड वन इज साइन शुड बी सिंगल वैल्यूड। अब ऐसा क्यों कि हमें साइन क्या बताता है, यदि साइन की मान लो 2 वैल्यू है, साइन की 2 पॉसिबल वैल्यू, साइन 1 एंड साइन 2, इसका मतलब साइन स्क्वायर की भी 2 वैल्यू होगी। इसका मतलब क्या हुआ, साइन स्क्वायर में क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन के किसी लोकेशन में पाए जाने की संभावना। मीन्स एक ही इलेक्ट्रॉन का एक ही लोकेशन पे मिलने की यहाँ की प्रोबेबिलिटी क्या है, 2 है। ऐसा कभी फिजिकली पॉसिबल नहीं है कि एक ही इलेक्ट्रॉन का एक ही लोकेशन में मिलने की प्रोबेबिलिटी 2, ये फिजिकली पॉसिबल नहीं है। इसलिए क्या है, साइन शुड बी सिंगल वैल्यूड। यदि साइन सिंगल होगा तभी साइन स्क्वायर सिंगल होगा, तभी इलेक्ट्रॉन के एक जगह पे एक ही प्रोबेबिलिटी हमें पता चलेगी। यदि साइन की वैल्यू 2 होगी मीन्स मोर देन 1 होगा, तो साइन स्क्वायर की वैल्यू मोर देन 1 होगा। मीन्स एक ही इलेक्ट्रॉन का एक ही जगह पे मिलने की प्रोबेबिलिटी मल्टीपल है, जो कि फिजिकली पॉसिबल नहीं है। और साइन शुड बी फाइनाइट, इसका मतलब क्या हुआ कि साइन की एक फिक्स वैल्यू होगी। अब ऐसा क्यों, यदि साइन फाइनाइट होगा तभी साइन स्क्वायर फाइनाइट होगा, तभी हम लोग उसको इंटीग्रेट कर पाएंगे। लेट सपोज साइन क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया, तो साइन स्क्वायर भी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। मीन्स इलेक्ट्रॉन किसी जगह में मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये इनफाइनाइट है, जो कि फिजिकली इसका कोई मीनिंग नहीं है। और साइन फाइनाइट होगा तभी हम लोग इसको इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो साइन की प्रॉपर्टीज क्या है, साइन किस कंडीशन में सेटिस्फाई करना चाहिए, साइन शुड बी कंटिन्यूअस सिंगल वैल्यूड एंड फाइनाइट। तो हमें जो स्क्रॉडिंजर साहब की इक्वेशन को सॉल्व करने पे जो सॉल्यूशन मिलेंगे सिर्फ वही पॉसिबल होंगे जो इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो का लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू अगेन।